हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संतति का स्थानांतरण भी होता है। ये दो पार्ट हैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ऊन से किसी पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन में 3 × 10⁻⁷ कूलम का ऋण आवेश आ जाता है। किसमें आ जाता है? पॉलीथीन में ऋण आवेश आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊन से पॉलीथीन में क्या हुए? ट्रांसफर हुए। तो कुल स्थानांतरित आवेश कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁷ कूलम, लेकिन माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो हम लोगों ने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा है, वहां पे फॉर्मूला होता है Q = Ne। तो ये Q = Ne आपका फॉर्मूला है। यहां से हम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो N = Q/E। Q का मान दे रखा है आपको, E का मान पता है आपको, ये वैल्यूज रख दी। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आई 1.875 × 10⁻12। ठीक है। तो ये जो 1.8 है इसको नियर अबाउट हम लोग कितना ले सकते हैं? 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए। ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, हो गया फर्स्ट पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या? सेकंड पार्ट का कहने का मतलब यही है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें मास होता है, और कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। तो अगर इतने मास का ट्रांसफर हुआ है, ये एक मास का, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और ट्रांसफर कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 1.875 × 10⁻12। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ऊन से प्लास्टिक में ट्रांसफर हुए। तो अब अगर हम क्या कर दें कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें मास डिफेक्ट पता लग जाएगा, कितना मास हमारा ट्रांसफर हुआ। तो वो हो जाएगा M = m × n। यहाँ पे m क्या है? इलेक्ट्रॉनों का मास, और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका 1.71 × 10⁻⁻19 kg। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से देख लो एक बार। क्वेश्चन पढ़ो और एक बार सॉल्यूशन देख लो, कॉपी में लगाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि दो वैद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों का पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें पूछा, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दोनों जो A और B जो गोले हैं तांबे के, उनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, और दोनों पे आवेश क्या दे रखा है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी होती पहले हम वो लिखेंगे। Q1 और Q2 दोनों दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और R जो है 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.50 मीटर आ गया। ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? समान आवेश है, तो समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बल निकालने के लिए हम लोग को कूलम का नियम लगाना पड़ेगा। तो कूलम्स फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। हमने Q1 और Q2 की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रखी, इस सारी वैल्यूज को रख के हमने सॉल्व किया तो F आ गया
52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम दोनों के चार्जेस को हम डबल कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू को क्यू डैश मान लिया और आर डैश। क्यू को क्या कह रहा है, वो 2Q हो जा रहा है इनिशियल से। ठीक है, तो दोनों क्यू को हमने क्या ले लिया 2Q, और आर को क्या ले लिया R/2। तो ये आपका कूलम्ब्स फॉर्मूला होता है। इस कूलम्ब्स फॉर्मूला में हमने Q1 Q2 और R डैश की वैल्यू पुटअप कर दी। इन वैल्यूज को पुटअप करके ये देखिए ये आ गया। यहाँ के बाद हमने 2 से 2 ये मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर आ गया 4, और ये 4 इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो 16 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और इसकी वैल्यू हम लोग पहले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं, ये आई थी 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 16 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.243 न्यूटन, या 2.43 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, और ये क्वेश्चन लगाने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन कह रहा है 4 बिंदु आवेश Q1 = 2 माइक्रोकूलम, QB = -5 माइक्रोकूलम, QC = 2 माइक्रोकूलम तथा QD = -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है हम लोग को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक स्क्वायर बनाया, और इस स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ABCD पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के चार्जेस हमने रख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है कि ये जो इसके वर्टिसेस पे शीर्ष पे जो आवेश रखे हैं, इन आवेशों के कारण जो केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है उस पे बल कितना लगेगा। इन आवेशों के कारण केंद्र पे जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है उस पे बल कितना लगेगा। तो आपको पता है कि बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। ए पॉइंट पे -2 प्लस का प्लस माइक्रोकूलम है। इस प्लस चार्ज के कारण ओ पे जो बल लगेगा, ठीक है, वो किधर लगेगा, बाहर की दिशा में। ठीक है, क्योंकि धन आवेश से हमेशा कैसे बल लगता है, बाहर की दिशा में। ठीक है, तो इस प्लस चार्ज के कारण ओ पे जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में FO होगा। देखिए FO की डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखाई गई है, ये देखिए FO बाहर की तरफ है। ठीक इसी तरीके से जो C पॉइंट पे मेरा +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो सेंटर O पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स भी आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस C चार्ज के कारण जो O पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन FOC बाहर की तरफ होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, A के कारण OA बाहर की दिशा में इस दिशा में आ रहा है, और C के कारण जो फोर्स लग रहा है CO ये इधर बाहर की दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कूलॉम का नियम लगाओगे तो कूलॉम के नियम से FO का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q0 QA अपॉन OA²। OA क्या होगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, फिर OC इस आवेश के कारण हम इस पे फोर्स लगाएंगे, वो क्या होगा 1/4πε0 Q0 QC अपॉन OC², इसकी दूरी होगी। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों वैल्यूज में दोनों का जो परिमाण है, देखो ये और ये
FOC और FOA का दोनों का परिमाण बराबर है, क्योंकि देखिए OA और OC का भी मान क्या होगा, बराबर है, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो FOA और FOC की वैल्यू क्या हो गई, परिमाण में क्या हो गए, बराबर हो गए, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, FOC और FOA दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इनका जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों समान बल लगा रहे हैं और समान बल क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग जो हमारा B पॉइंट पे -5 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, B पॉइंट पे जो -5 माइक्रोकुलाम है, ये क्या कर रहा है, माइनस चार्ज से हमेशा अंदर की तरफ बल लगता है ना, माइनस चार्ज की तरफ बल लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो -5 माइक्रोकुलाम का जो चार्ज है वो इस पे अंदर की तरफ FOB इस दिशा में देखो बल लगाएगा। ठीक इसी तरीके से D बिंदु पे -5 माइक्रोकुलाम है, वो भी क्या लगाएगा, OD की दिशा में, इसी दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो देखो FOB का परिमाण क्या होगा, यहां से कूलम्ब्स का नियम लगाओगे, 1/4πε0 Q नॉट क्या है, सेंटर पे जो चार्ज है, QB/OB²। ठीक इसी तरीके से FOD का मान निकालोगे, FOD क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 ठीक है, तो अब इसमें भी वही बात आ जाएगी, दोनों बलों का परिमाण तो बराबर है। देखो यहाँ पे इसका और इसका, इन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। तो ये दोनों फोर्स भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल फोर्स की बात करें कि O चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, इन सभी का ऐड। तो इन सभी फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे, तो F बराबर FOA, FOB, FOC, FOD सबको ऐड कर दोगे, तो आप देख रहे हो कि सभी फोर्सेस को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अतः यहाँ पे जो सेंटर पे फोर्स लगेगा, वो सेंटर पे फोर्स कितना लगेगा, 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगा लेना एक बार ठीक से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁹ ये वैल्यू हमने रख ली। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, वो क्षेत्र का मान दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, इसकी भी वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पे। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टॉर्क की वैल्यू। तो आप लोग को ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। तो हमने यहाँ पे P की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू रख दी और थीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और न्यूमेरिकल लगाइए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।